हेलो स्टूडेंट, पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10 पॉलिटी सेगमेंट से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है और आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेल्जियम और श्रीलंका के मैप देखते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, फिर यहाँ देखिए, ये है आपका बेल्जियम और श्रीलंका के मैप। यहाँ पर देखिए, ये है बेल्जियम का मैप। बेल्जियम में आप देखिए स्मॉल कंट्री है यूरोप की, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो कम्युनिटीज़ एंड रहती हैं वो बेल्जियम में देखिए फ्लेमिश रीजन जो है डच स्पीकिंग बोलने वाले 59%, ये अपर पार्ट। उसके बाद जो वेलोनिया रीजन है, यहाँ फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये लोअर पार्ट जो है इसका 40% है। इसके बाद जर्मन स्पीकिंग वाले यहाँ पर है, जर्मन स्पीकिंग वाले लगभग ये बोलते हैं 1%। तो ये आपका चैप्टर है। ब्रुसेल्स इसका कैपिटल है, और आप देख सकते हैं यही चीज़ है कि श्रीलंका में एथनिकल जो कम्युनिटीज़ हैं श्रीलंका में इस तरह से हैं। सिंगला 74% है, तमिल स्पीकर्स 18% है, और श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है, और इंडियन तमिल, क्योंकि इंडिया के कुछ तमिल साइड से लोग गए थे तो इसे इंडियन तमिल बोलते हैं, और क्रिश्चियंस जो है 7% है, ठीक है। अदर्स 1% है। तो ये आपका श्रीलंका का मैप है और यहाँ पर आपका बेल्जियम का मैप है। तो ये दोनों पार्ट है और इसी का एग्जाम्पल देके हमें पूरी तरह से चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से देखिए आप पावर शेयरिंग के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला कि बेल्जियम में टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच, दो लोगों के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। क्या था यहाँ? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। फिर दूसरा स्टोरी आपको जो है केस स्टडी में मिलेगा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में क्या है, यहाँ पर देखिए श्रीलंका में स्ट्रगल चल रहा था श्रीलंकन तमिल, एंड इट्स रिजल्ट क्या हुआ कि नीड उन्हें पावर शेयरिंग की पड़ी, और प्रूडेंशियल और मोरल कुछ यहाँ पर स्टोरीज दिए गए हैं। क्या फॉर्म्स बनते हैं शेयरिंग के, तो देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन पावर शेयर होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ कोएलिशन गवर्नमेंट होती हैं जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि अब पावर शेयरिंग क्या है। तो देखिए व्हाट इज ए पावर शेयरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पावर शेयरिंग है क्या। तो पावर शेयरिंग इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑर्गन्स एंड ग्रुप। पावर शेयरिंग वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शक्तियों को ग्रुप में बांटती हैं, और दूसरी बात कि प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, एक व्यक्ति के हाथ में पावर को जाने से बचाती हैं, कंसंट्रेशन करती हैं, फोकस करती हैं। और उसके बाद थर्ड वन है कि इसेंशियल्स और फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोनार्क होगा या डिक्टेटरशिप होगा तो उसके हाथ में पावर होगा, तो वो अपने मन का करेगा या कुछ भी कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स में ये जो गवर्नमेंट होती है लोगों की होती है, पीपल्स की होती है, तो उसके हिसाब से इन्हें काम करना होता है। इसीलिए पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग होने से सभी कम्युनिटी को ये लगता है कि हमें हिस्सा अपने गवर्नमेंट में मिलता है, बोलने की आज़ादी है, हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन करने का एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये आई होप कि हम बढ़िया से समझे होंगे। आगे चल के देखते हैं कि क्या है। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग के, अभी हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस के कि पावर शेयरिंग जो है प्रमोट्स करता है यूनिटी को। पहली बात तो यूनिटी मतलब देश में एकता बनाए रखता है, और साथ में गवर्नमेंट को स्टेबल बना के रखता है, यानी कि बार बार गवर्नमेंट को बदलने की संभावना कम रहती है, और साथ में गवर्नमेंट एक लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो जिसका मतलब होता है कि देश में डेवलपमेंट की संभावना बढ़ रही है। साथ में जो रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट एवं सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच की जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको रोकता है। साथ में इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन, साहस बढ़ाता है। और साथ में आपका नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको स्पेशल बताया गया है कि केस स्टडी बेल्जियम के बारे में उस डीप तरीके से। तो हमने पहले ही शुरुआत में बेल्जियम का मैप देखा था। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम देखिए यहाँ पर एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, जो कि हरियाणा से छोटा है, कहा जाए तो हरियाणा की आबादी की आधा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इट शेयर बॉर्डर, ये बॉर्डर कैसे शेयर करता है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस से, नीदरलैंड से, और यहाँ जर्मनी से, ठीक है, और लग्जमबर्ग से, ठीक, लग्जमबर्ग से। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की हाफ है, यानी 1 करोड़ के आसपास है।
यहाँ कुछ एथनिकल ग्रुप के बारे में दिया है। देखिए 59% पीपल जो है वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और 40% जो है वेलेनिया रीजन में रहते हैं और जो 1% लोग हैं जर्मन स्पीक बोलते हैं, ये इस पार्ट में रहते हैं, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये है आपका, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये फ्लेमिश पार्ट है और ये पार्ट जो है ये वेलेनिया पार्ट्स है। ओके, चलिए ये तो आपको इसका मैप रहा जो कि आपको आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी आप देख सकते हैं। फिर है एथनिकल ग्रुप किस तरह से डिवाइड थे और क्या टेंशन थी, क्या इसमें दिक्कत आ रही थी। तो दिक्कत ये आ रही थी कि कैपिटल जो ब्रुसेल्स था बेल्जियम का, इसमें 80% पीपल जो स्पीकिंग करते थे फ्रेंच और 20% स्पीक करते थे जो डच वो थे। और इसका जो मेन टर्म था ये था कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर, अमीर थी और पावरफुल थी, जबकि रिसेंटमेंट अमॉन्ग द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी हु बेनिफिटेड फ्रॉम डेवलपमेंट मच लेटर। तो इसका जो रियल रिजल्ट हुआ वो उसका टेंशन क्रिएट हुआ 1950 एंड 1916 के अराउंड। स्पेशल इशूज क्या थे ब्रुसेल्स में, जो डच स्पीकिंग वाले पीपल्स थे वो मेजॉरिटी थे कंट्री में, पूरे देश में वो डच स्पीकिंग वाले बहुसंख्यक में थे, ज़्यादा थे, बट कैपिटल में माइनॉरिटी में थे, यानी कैपिटल में ही अल्पसंख्यक मात्रा में थे। ठीक है, तो इसी की बात की चिंता थी कि डच वाले कुछ ज़्यादा ही पावर को गेन कर रहे हैं। साथ में सॉरी यहाँ पर एम रहेगा बेल्जियम मॉडल में। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम इंश्योर इक्वल नंबर। इसका रिजल्ट क्या निकाला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का उसमें अमेंडमेंट किया गया, 3-4 अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्पेशल लॉ बनाया गया। स्पेशल लॉ किस लिए बनाया गया कि जो यूनिट्रल डिसीजन है वो एक कम्युनिटी ना लेके सभी लोग लेंगे, ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप से। और बेल्जियम मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड दीज द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यहाँ सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रुसेल्स के लिए क्या बना, जो कैपिटल था बेल्जियम का, ब्रुसेल्स के लिए है सेपरेट गवर्नमेंट बनी विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज डच और फ्रेंच बोलने वालों के लिए अलग अलग वो बना, क्या बनता है यहाँ पर डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बराबर भागों में बनेंगे, ना ज़्यादा ना कम। और इन बेल्जियम अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड टाइप गवर्नमेंट जो बनी उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ ईच लैंग्वेज, जो तीनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो चुनेंगे, डच फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले, और अपने वो हैंडल खुद करेंगे क्या, कल्चरल सांस्कृतिक एजुकेशनल जो है शैक्षणिक एंड लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स, जो भी उनके भाषाई समस्याएं होंगी उससे मैटर्स जो भी होंगे वो बिलोंग करेंगे, उसको ये लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद आप यही आके जो पावर शेयरिंग था बेल्जियम के बारे में पढ़ा। बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच, डच और जर्मन, और कितनी मात्रा थी 59, 30, 40 और उसके बाद 1% जर्मन। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने पावर को शेयर किया इक्वल पार्ट में, सेंट्रल पावर को, और जो लोकल लेवल या स्टेट लेवल पे थी उसको कम्युनिटीज गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही बात हम दूसरे केस स्टडी में पढ़ेंगे। दूसरा केस स्टडी हमारा क्या है, तो दूसरा केस स्टडी आपका श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948, यानी कि भारत के 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद होता है। श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे वो सिंघला थे। ठीक है, सिंघला लीडर्स ट्राई टू डोमिनेट यूजिंग देयर मेजॉरिटी स्टेटस, और अपने मेजॉरिटी स्टेटस की वजह से वो अपने पावर को डोमिनेट करते थे। 1956 में सिंघला डिक्लेयर्ड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और 1956 में ही क्या कर दिया कि उन्होंने सिंघला लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। देखिए इसी तरह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। पॉलिसीज़ क्या थी कि सिंघला लोगों को फेवर्ड किया जा रहा था जॉब में, एजुकेशन, गवर्नेंस में। बुद्धिज़्म जो थी वो सिंघला लोग ज़्यादा मान रहे थे, 74% सिंघला थे और बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए उनको क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें मिला ज़्यादा प्रिवेंशन। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एलिनाइजेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया इसका कि इस तरह से जब गवर्नमेंट ने किया तो तमिल जो थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, ठीक है, अभी हमने परसेंटेज बताया था कि तमिल जो है श्रीलंकन तमिल वो इग्नोर्ड फील कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, यानी हम पक्षपात हो रहा है।
इसके वजह से उन्होंने क्या डिमांड किया, डिमांड उनका ये था कि हमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए मेरा, यहाँ पर देखिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए रीजनल ऑटोनॉमी में, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है उसमें आप हमको बराबर का भागीदारी करिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद ऑल डिमांड वर्ड रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, और जो ये सारे डिमांड थे कि रीजनल ऑटोनॉमी नहीं होगी और जो आपका तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से 80s में डिमांड हुआ और जो ग्री हुआ डिमांड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और तमिल एलम स्टेट्स बने, और वहाँ पर फिर सरफस टेंशन का एक माहौल क्रिएट होता है, ये देखते हैं। और सिविल वार आता है, इसके इम्फेक्ट्स पड़ते हैं। सिविल वार में क्या होता है, तो सिविल वार में देखिए ये होता है कि राइजिंग डिस्ट्रक्ट लेड बाय द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, आपस में लड़ाई होती है। कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये होता है कि सिविल वार चलता है, जो कि 2009 में ख़त्म होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डार्क हो चुका है कि जो वहाँ के तमिल और श्रीलंकर थे बहुत ज़्यादा मारे गए, जिसकी वजह से रिफ्यूजी हुए, कुछ लोग भाग के आए इधर आसपास के देशों में, भारत में भी लोग आए, और वार हुआ। वार की वजह से डीप सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल डैमेज हुआ, नुकसान हुआ कंट्री में। सोचिए कि पावर शेयरिंग ना करने की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से इतना सारा नुकसान होता है देश में। किसी के लिए पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वो पावर को शेयर करने से बचता है, या कहिए तो दूसरी भाषा में डिक्टेटरशिप करता है, ठीक है। बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेन रीज़न क्या है कि बेल्जियम जो है एकोमोडेटेड डाइवर्सिटी थ्रू द पावर शेयरिंग, उसने पावर शेयरिंग के माध्यम से अपने देश को बचाया और साथ में एक अच्छा निर्णय लिया, ठीक है। यहाँ पर पावर शेयरिंग उसके लिए, देश के लिए फ़ायदा हुआ और डेवलपमेंट हुआ। वहीं श्रीलंका ने अपनी माइनॉरिटी को क्या किया, इग्नोर किया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो लेसन क्या मिलता है, लेसन ये मिलता है कि पावर शेयरिंग इज़ द वाइटल फॉर यूनिटी, यूनिटी बढ़ाने के लिए पावर शेयरिंग क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलती, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इच्छा वाली है, डिजायरेबल है। तो यहाँ पर कुछ आपके इम्पोर्टेंट टर्म है, देखिए कि यहाँ पर, हाँ, रिड्यूस चांसेस टू कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अगर पावर शेयरिंग होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, वो कम हो जाएगा। दूसरा बात कि प्रिवेंट वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो वायलेंस होती है, हिंसा होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। देखिए अगर आपको गवर्नमेंट स्थायी नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट भी नहीं मिलेगा, तो ये भी होता है। आपको प्रिवेंट करता है वायलेंस से, हिंसा से बचाता है। हेल्प मेंटेन टू स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाती है। इम्पोजिंग मेजॉरिटी विल माई सीम इफेक्टिव शॉर्ट टर्म बट वीकनेस नेशन यूनिटी को रोकता है। फिर इसके बाद ऑफ मेजॉरिटी कैन हार्म बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, तो दोनों लोगों को नुकसान होने से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए पावर शेयरिंग हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, क्या क्या मोरल रीजन है, तो मोरल रीजन यहाँ है, ये चीज़ है कि पावर शेयरिंग रिफ्लेक्ट ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये समझ लीजिए कि एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की जान है। क्यों? क्योंकि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो एक डिक्टेटरशिप हो जाएगा। डिक्टेटरशिप होने की वजह से, तानाशाही होने की वजह से, आप एक व्यक्ति, एक कम्युनिटी आपसे नाराज़ होगी, जिसकी वजह से देश में वायलेंस होगा और वायलेंस होने की वजह से बहुत सारे डैमेजेस होंगे। पीपल अफेक्टेड बाय द डिसीजन शुड हैव इन से इन गवर्नेंस, और देखिए पीपल अफेक्टेड होता है आपकी गवर्नेंस से, शासन में। अगर पावर शेयरिंग होता है, सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, तो लगभग कि सब लोग उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में। सिटीजन हैव राइट टू बी कंसल्टेड, सिटीजन्स के कुछ राइट कंसल्टेड होते हैं। फिर है लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये गवर्नमेंट जो बनती है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से बनती है, किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं बनती है। पावर शेयरिंग गिव्स पीपल टू स्टेक इन द सिस्टम, और पावर शेयरिंग है वो पीपल्स, जो आम आदमी है, उनको भी गवर्नमेंट में भागीदारी करने का मौका देता है। साथ में पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हैं, तो देखिए यहाँ पर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कुछ इस तरह से हैं। पावर शेयर इज अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये आपके पावर जो हैं वो हॉरिजॉन्टल है। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पावर शेयरिंग है। जैसे लेजिस्लेटिव आपकी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी जजमेंट देती है। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। ये सेम लेवल सेपरेट पावर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के। नो ऑर्गन कैन डोमिनेट, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता है कि जो पावर को ज़्यादा होल्ड करती है और डोमिनेट करती है। अवॉइड मिसयूज, पावर को मिसयूज करने से अवॉइड करती है। सिस्टम चेक करती रहती है
और दूसरी बात कि मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल। मिनिस्टर्स क्या है? अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। अगर मंत्री जवाबदेही करते हैं, जज जो है वो रिव्यू कर सकते हैं कोई भी लॉ को और एक्शन को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी जजमेंट आपका जबरदस्ती का नहीं होगा, उसका रिव्यू हो सकता है दोबारा, उस पर अगर गलती हुई है तो सुधार भी किया जा सकता है। वर्टिकल डिवीजन यहाँ है। वर्टिकल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि क्या है, तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल। जैसे देखिए सेंट्रल लेवल होता है या फेडरल लेवल होता है, जिसको संघीय या संघात्मक बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोविंशियल लेवल में होता है। प्रोविंशियल लेवल में स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमें पता है कि इंडिया कितनी बड़ी स्टेट है, तो देखिए यहाँ पर 28 स्टेट हैं, सभी में गवर्नमेंट होंगी। फिर लोकल बॉडीज होती हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, पंचायत होते हैं, वो लोकल बॉडीज होती हैं। तो ये आपका क्या है? वर्टिकल पावर डिवीजन है या पावर शेयरिंग है। यही आपकी क्लियरली डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह से दिया गया है, पूरा आर्टिकल भी उसके साथ मेंशन है। और इंडिया एंड बेल्जियम फॉलो दिस सिस्टम, लेकिन श्रीलंका डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट करता था। इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस हेल्प एड्रेस लोकल एंड रीजनल नीड्स इफेक्टिवली। तो देखिए ज़रूरत पड़ती है पावर शेयरिंग की। हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिएगा, हम बताने की दोबारा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, तो ये है कि पावर शेयरिंग अमंग द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। अलग अलग भाषा बोलने वाले, देखिए भारत में खुद गुजरात बोलने वाले गुजराती, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र, किस तरह से लिंग्विस्टिक रूप में कम्युनिटीज़ को अपने एक स्टेट दिया गया है। इसी तरह से आप देखिए मैनेज कल्चरल एंड एजुकेशनल लैंग्वेज, जो पावर शेयरिंग है इसके माध्यम से हर लोग अपना मैनेज कर सकते हैं एजुकेशनल, कल्चरल एंड लैंग्वेज मैटर्स। तो क्या दिक्कत है? लोग अपना समस्या अपनी खुद सॉल्व कर रहे हैं, अपने लोगों को पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं अपनी खुद की पंचायत में। देखिए लोकल लेवल पे लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट को लॉन्ग लाइफ तक चलाती है। तो पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स, दो यहाँ पर है, पावर इज द शेयर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। फिर इसके बाद एम्स टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फॉर डाइवर्स सोशल कम्युनिटीज़, बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डाइवर्स करती है। यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जैसे बेल्जियम डच में बांटा गया था, इंडिया एग्जाम्पल है कि SC ST और OBC को भी रिजर्वेशन है। और उसके बाद वुमेन्स को भी लेजिस्लेचर में भी अब की बार एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन में वीकर सेक्शन, जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या EWS बोलते हैं, उनको भी मिला है। तो ये है कि सभी लोगों की हिस्सेदारी होगी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट का फेयर पार्टिसिपेशन होगा और इंक्लूजन द सोशल हार्मोनी बना के रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि सबकी हिस्सेदारी और सबकी ज़रूरत पड़ती है सरकार में, इसी से देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और कि पावर इज ए आल्सो शेयर टू द पॉलिटिकल कंपटीशन इन्फ्लुएंस। ठीक है, सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू चूज, सिटीजन्स के पास फ्रीडम होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए। इंश्योर पावर डज नॉट कंसंट्रेट, पावर एक लोगों के में कंसंट्रेट नहीं होता। फॉर्म शेयरिंग होती है, ये बताया था वर्टिकल में। आपको कुछ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रमोट्स करते हैं, क्या प्रमोट्स करते हैं? प्लुरलिज्म करते हैं, पार्टिसिपेशन के लिए बैलेंस्ड गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेटिक होती है। मतलब कुल मिला के कि पावर शेयरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपके गवर्नमेंट में। ठीक है, ओके, चलिए तो हम अब ये चैप्टर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैप्टर को देखा, हमारे लेसन को समझा। और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।